गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਔਨ ਟੂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਔਨ ਟੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ए सैट तो लेके किसी बी सैट तक जा रहा है। ठीक है, एफ एक फंक्शन है जो ए सैट तो बी सैट ते जा रहा है। दैन ए सैट इज इट्स डोमेन एंड बी सैट इट्स कोडोमेन। मतलब आप फंक्शन जी वैल्यूज पुट करांगे वो आप पुट करांगे ए सैट दे विचों ते बी सैट दे विच उसदे की आणगे आंसर जाणगे उसदे विच। ठीक है, जेडे आंसर आणगे उसनूं आप बोलांगे रेंज। ठीक है, तो आप जो फंक्शन नूं 1 देखना है तो आप किस तरीके नाल उसनूं देखांगे। तुसी सब तो पहले x1 ते x2 दो एलीमेंट लिते किसी ए सैट दे विचों। ठीक है, x1 ते x2 मान लो ये ए सैट है, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा बना के दिखा रही हूँ। ए सैट दिस इज यूअर बी सैट। ठीक है, x1 ते x2 मैंने दो एलीमेंट ले ले ए सैट दे विच। ठीक है, थोनू मैंने कल समझाया सी लास्ट वीडियो दे विच कि जे मान लो इस एवें दी कंडीशन हो जाए, कहने का मतलब क्या है कि एफ मैपिंग फंक्शन लगाने तो बाद x1 ते x2 के उपर सेम आंसर आ जाए। ये एलीमेंट दोनों तो अलग अलग ने बट आंसर सेम आ जाए, मतलब दो एलीमेंटा का सेम आंसर आ गया, दैन दिस फंक्शन इज नॉट 1। ठीक है, इसका मतलब की है कि जब भी आप फंक्शन नूं 1 चैक करना है आप किमें करांगे। आप सब तो पहला डोमेन दे विचों दो पॉइंट ले लांगे तो आप कहांगे कि फंक्शन दे आंसर है, मतलब फंक्शन x1 पॉइंट के उपर लगाया गया जिहड़ा उसका आंसर आया मान लो y1 आ गया। फंक्शन जब x2 पॉइंट के उपर लगाया गया उसका आंसर भी y1 आ गया। ठीक है, दोनों का आंसर मान लो कि आ गया y1 आ गया। मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ गया, डेट इज आ y1। ठीक है, जे थोड़े कोल हुण तुसी की देखिए कि दो एलीमेंट लेन दे नाल थोड़े कोल आंसर की आ रहा है सेम आ रहा है। हुण फंक्शन साडे कोल कदों 1 होएगा जे साडे कोल x1 इज इक्वल टू असी x2 शो कर दिए। मतलब कहने का मतलब कि जेडे साडे कोल ये दो एलीमेंट ने ये साडे कोल दो एलीमेंट नहीं हैगे, ये असल दे विच की ने क्योंकि सैट दे विच आपां सैट एलीमेंट नूं सिर्फ एक बार ही लिख देंगे, फिर x1 ते x2 दोनों जे सेम ही आ गए तो मतलब आप x1 नूं एक बार लिख देंगे x या फिर x2 लिख सकते हो। तो x1 का आंसर सिंपल क्या आ गया y1 आ गया। इस तरीके ना तुहाडे कोल फंक्शन की हो जाऊगा 1 शो हो जाऊगा। मतलब आपां ने इसनूं क्वेश्चन नूं थ्योरेटिकली करन दे लई हमेशा डोमेन दे विचों दो पॉइंट लेने ने, आपां लेके चलना कि इन्हां दोनों के उपर जिहड़ा फंक्शन है अपनी कोल सेम वैल्यू दे रहा है। जे ये दोनों पॉइंट खुद भी सेम आ गए दैन आपां कह दांगे फंक्शन इज 1, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट 1। ठीक है, हुण आपने देखा कि आप किस तरीके नाल फंक्शन नूं 1 देखांगे। हुण आप देखांगे कि फंक्शन ऑन टू देखने का की तरीका है। ध्यान नाल समझो बच्चे, ऑन टू थोड़ा जिहा टिपिकल पार्ट हुंदा है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, हुण देखो तुहाडे कोल की है फंक्शन चल रहा है ए टू लेके सैट बी तक। मैं तुहानूं समझाया सीगा कि कदे भी कोई भी फंक्शन ऑन टू कदों हुंदा है। मान लो तुहाडे कोल ये ए सैट है, दिस इज यूअर बी सैट, तो थोनू पता इस फंक्शन की कोडोमेन की है पूरा बी सैट। तो अपने को मान लो x1 x2 x3 ए सैट के एलीमेंट ने, इसके एलीमेंट y1 y2 y3 y4 ने मान लो। ठीक है, तो मैं थोनू समझाया सीगा कि फंक्शन के ऑन टू होने वास्ते मान लो x1 का आंसर y1 x2 y2 x3 y3 x4 है, इत्थे ਉਹਦਾ आंसर y4 है। मैंने तुहानूं दस्सिया सीगा कि जे फंक्शन नूं असीं ऑन टू कहना चाहते हैं तो फंक्शन की रेंज तो फंक्शन की कोडोमेन की होनी चाहिए है, सेम होनी चाहिए है। जिवें कि हुण मैंने ये वाली एग्जाम्पल दी, इस दे विच फंक्शन की रेंज x y1 y2 y3 y4 है तो पूरा कोडोमेन बी सैट भी उही है। इसका मतलब ये फंक्शन तुहाडे कोल की है ऑन टू है। सीधा जिहा हिसाब किताब ये है कि जे मान लो तुहाडे कोल फंक्शन ए सैट तो लेके बी सैट तक बन रहा ना, उसदे विच साडे कोल कोई एवें दी कंडीशन नहीं होनी चाहिए इस टाइप की कि इधर कोई एलीमेंट रहना नहीं चाहिए जिहड़ा किसी का आंसर ना बने। जे साडे कोले ए सैट तो लेके बी सैट तक कदे भी कोई फंक्शन जा रहा है तो बी दे हर एक पॉइंट दे लई
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ y3 ਹੈ, ਮੈंने ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕੀ, ਇੱਥੇ y3 ਹੈ, ਉਰੇ y3 ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, y3 ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਨਸੋਲਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈंने ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ f of x is equal to x square। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ x ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1-1 ਔਰ ਔਨ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1-1 ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ, x1 ਤੇ x2 ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਤਲਬ x1 ਤੇ x2 ਮੈंने ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ f of x1 ਤੇ f of x2 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ। f of x1 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, f of x2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ f of x1 ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 ਜਦ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, f of x2 x2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, x1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, x1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x1 ਮਾਈਨਸ x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब तुम इसमें सोल्व करोगे थोड़े को आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ये आ गया थोड़े को। हुण उरे ध्यान नाल देखने की कोशिश करियो। तुसी कहोगे कि देखो जब मैं 2x1 ते x2 तो दो एलीमेंट लिखते, मैं उन्होंने दोनों का आंसर सेम लेके चली, तो मैंने एक कंडीशन देखी कि वो एलीमेंट खुद भी की ने सेम ने, मतलब ये x1 ते x2 दोनों की ने सेम ने, मतलब आप इसनूं दो बार लिखने की बजाय एक बार ही लिख लांगे तो ये फंक्शन साडे कोल 1-1 हो जाऊगा। बट उरे एक प्रॉब्लम ये भी आ गई ना कि तुहाडे कोल ये वाली कंडीशन भी आ गई, जे तां कल्ली ये वाली कंडीशन आ जांदी तां तुहाडे कोल ये फंक्शन की हो जांदा 1-1 हो जांदा। उत्थों पता लग गया कि दो एलीमेंटा का आंसर कदों सेम है, सिर्फ जो एलीमेंट खुद सेम नहीं, मतलब अलग अलग एलीमेंटा का कोई सेम आंसर नहीं आया। बट इस दे विच नाल तुहाडे कोल ये वाली कंडीशन भी आ गई भी x1 इज इक्वल टू माइनस x2। कहने का मतलब कि जे आप एक एलीमेंट ले लिए दूसरा वह नैगेटिव ले लिए, फॉर एग्जाम्पल एक 1 ले लिए एक -1 ले लिया, उन्होंने दोनों का आंसर तो 1 ही आ जाऊगा, दो डिस्टिंक्ट एलीमेंटा का आंसर 1 आ जाऊगा। बट जी तुहाडे कोल ये कंडीशन जे कल्ली आ जाती तो फंक्शन 1-1 हो जाता, बट ये कंडीशन ने तुहाडे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती, इस करके आप 1-1 इसनूं कह नहीं पा रहे हैगे। बट हुण ना एक गल दे ध्यान दिओ, जिहड़े तुसीं x1 ते x2 सैट किहड़े सैट दे विचों लिते ने, सैट ऑफ नैचुरल नंबर दे विचों, तां तुसीं कदे ये कदे हो सकदा है भी आपां जे कोई दो एलीमेंट नैचुरल नंबर वाले सैट दे विचों लईए, उहनां विचों एक एलीमेंट दूसरे दा कदे नैगेटिव हो जे। ये हो सकदा जे आपां एक एलीमेंट 2 लईए तां दूसरा एलीमेंट -2 लईए, ये कदे भी पॉसीबल नहीं हैगा ना। मतलब जिहड़ी तुहाडे कोल ये वाली कंडीशन आई जिहड़ी इसनूं 1-1 होण तो रोक रही है, वो इस क्वेश्चन दे विच की होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कंडीशन उरे फुलफिल नहीं हो सकती। आप लिखांगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, भी देयर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब उत्थे कोई हैगा ही नहीं x1 ते x2 दो एवें दे नैचुरल नंबर सच डैट कि साडे कोल x1 माइनस x2 दे की आ जाए इक्वल आ जाए। जे साडी ये वाली कंडीशन रह जांदी ना इस क्वेश्चन दे विच तां अपने कोल फंक्शन 1-1 होना नहीं सीगा। बट इस क्वेश्चन दे विच जद आपां इसनूं क्वेश्चन नूं सोल्व कीता साडे कोल सिर्फ यही कंडीशन बची, जिहड़ी दूसरी कंडीशन है वो इस क्वेश्चन दे लई की होगी, रिजेक्ट होगी। तो आपां ने की देखिया कि दो एलीमेंटा दा आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो एलीमेंट खुद भी की ने सेम ने। सो दिस गिवन फंक्शन इज 1-1 इज द ओन टू पार्ट में करवानी है। देखो उरे की है
फंक्शन Z टू लेके Z तक जा रहा है, मतलब आप फंक्शन दे विच किहड़े वैल्यूज पुट कर ले, सैट फंक्शन की डोमेन के सैट ऑफ इंटीजरस, ठीक है। वो आंसर भी कि जा रहे हैं, इंटीजरस विच जा रहे हैं। तो फंक्शन किस तरीके नाल डिफाइंड हो रहा है, FX इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है। हुण सिमिलरली आप इसनूं चैक करते हैं कि 1 1 हैगा या नहीं हैगा। सब तो पहला मैंने x1 ते x2 दो एलीमेंट ले ले Z दे विचों, ठीक है। तो मैं उन्होंने दोनों के आंसर सेम लेके चल पई भी x1 का आंसर भी F मैपिंग दे विच ते x2 का आंसर भी F मैपिंग दे विच की है, सेम है। x1 दी स्केयर इज इक्वल टू x2 दी स्केयर आ गया, मतलब उत्थों भी आ गया x1 इज इक्वल टू x2, सेम जिमें पिछले पार्ट दे विच आया माइनस x2। हुण तुहाडे कोल दसो ये फंक्शन 1 1 होएगा। तुसीं कहोगे जे अपने कोल सिर्फ ए वाली कंडीशन बचदी कि दो एलीमेंट का आंसर सिर्फ उस टाइम सेम है, जो एलीमेंट खुद भी सेम ने, तो 1 1 ना हुंदा, बट उरे अपने 1 1 हुंदा, बट उरे की होया साडे कोल ए वाली कंडीशन भी आ गई, या तो ये कंडीशन इस क्वेश्चन च रिजैक्ट हो जाए, जिवें कि अपने लास्ट पार्ट दे विच रिजैक्ट हो गई सी। पर तुसीं एक गल देखो कि x1 ते x2 तुसीं किहदे विचों लिते ने, Z दे विचों, Z मतलब इंटीजर वाले सैट दे विचों, तो उत्थे ए वाली कंडीशन पॉसीबल हैगी है ना कि जे आपां एक एलीमेंट x1 ले लिए, दूसरा x2 उसका नैगेटिव ले लिए। फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं एक 1 ले लो, एक -1 ले लो, जे जा 2 ले लो, एक -2 ले लो, या 3 ले लो, -3 ले लो। इस तरीके नाल तुसीं एलीमेंट्स ले सकते हो ना, क्योंकि थोड़ा जिहड़ा इस बार सैट है वो हैगा सैट ऑफ इंटीजर, पिछली बार सीगा सैट ऑफ नैचुरल नंबर। तो तुसीं ये देखो कि f ऑफ 1 का आंसर भी जे देखिया जाए 1 की स्केयर 1 आएगा, f ऑफ -1 का आंसर भी की आएगा, -1 की स्केयर 1 आएगा। देखो ये दो एलीमेंटां दा जिहड़ा आंसर है वो साडे कोल की आ रहा है, सेम आ रहा है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1 ना। इस क्वेश्चन दे विच की होया, थोड़ी ए वाली जिहड़ी कंडीशन सी ये तुहाडे कोल रिजैक्ट नहीं हुई, बिकॉज उहदे सैट की सीगा सैट ऑफ इंटीजर सीगा। जिहड़ा तुहाडे कोल पिछला क्वेश्चन सी उस दे विच उहदे की सी नैचुरल नंबर वाला सैट सी, उस दे विच आ वाली कंडीशन साडी की हो गई सी, रिजैक्ट हो गई सी। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। ਹੁਣ स्टूडेंट्स तुसी दो पार्ट किए, जिस दे विच तुसी ये देखिया कि फंक्शन की डोमेन चेंज करन दे नाल किस तरीके नाल उसदे 1 1 होण ते फर्क पैंदा है। हुण मैं तुहानू देखो तुहानू ऑन टू करके दिखा रही हूँ, इसनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो, ठीक है। हुण देखो तुहाडे कोल फंक्शन के नैचुरल टू लेके नैचुरल तक है, फंक्शन डिफाइंड होया है FX इज इक्वल टू एक्स स्केयर। हुण तुहानू पता लग गया कि इस फंक्शन की डोमेन भी नैचुरल नंबर है तो को डोमेन भी, मतलब जिहड़े इसके आंसर जाणगे किस दे विच जाणगे, नैचुरल नंबर दे विच ही जाणगे, ठीक है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जे तुसी इस फंक्शन नू ऑन टू करना चाहते हो, इस नैचुरल नंबर दे विच, इस नैचुरल नंबर दे सैट दे विच इधर कोई भी एलीमेंट बचना नहीं चाहिए हैगा जिहड़ा किसी दा आंसर ना बने। वैसे जे तुसी देखो नैचुरल नंबर 1 पुट करते हो, 1 किसका आंसर है, 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जो तुसी 2 पुट कर दो तो आंसर की आएगा, 4 आएगा। 3 पुट करके आंसर की आएगा, 9 आएगा। जे तुसी थोड़ा जिहा गौर नाल देखो, जिहड़े 2 है नैचुरल नंबर दे विच इधर भी 2 होएगा, 3 होएगा, वो किस दे आंसर आएंगे, वो किस दे आंसर ही नहीं आने हैगे, क्योंकि 2 किस आंसर आऊगा, जो देखिया जाए 2 आऊगा √2 का आंसर, क्योंकि जो तुसी इस दे विच √2 पुट करोगे, √2 की स्केयर करे तो तुहाडे कोल आंसर 2 आ जाएगा। 3 किस आंसर आएगा, √3 का आंसर आएगा। बट थोनू पता इसकी डोमेन की है, नैचुरल नंबर है। जी इसकी डोमेन ही नैचुरल नंबर है, तुसी √2 तो ले ही नहीं सकते हैगे, ना ही तुसी √3 ले सकते हो। सिमिलरली 5 आंसर किसका आऊगा, √5 का। तो उरे तो थोनू थोड़ी जी जजमेंट हो रही है कि जिहड़ी इसकी रेंज है, रेंज दे विच सिर्फ परफेक्ट स्केयर वाले एलीमेंट आ रहे हैं, मतलब 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। जिहड़े बाकी एलीमेंट ने वो किसी का आंसर नहीं बन पा रहे हैगे, मतलब कोड मीन रेंज नालों बड़ी आ रही है। तो थोनू दिख रहा होएगा कि ये फंक्शन साडे कोल ऑन टू नहीं हैगा। चलो ये तुहानू पता लग गया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं हैगा, बट इसनू लिखना किवें है, हुण तुसीं उसनू समझण दी कोशिश करो, ठीक है। हुण देखो तुहाडे कोल ये नैचुरल नंबर है, ये भी नैचुरल नंबर है, ठीक है। देखो इस तरीके नाल क्वेश्चन नू आपां एवें सोल्व नहीं कर सकते, आपां ने इसनू थ्रैडिकली किस तरीके नाल सोल्व करना है, आपां ने ये चीज़ नू समझण दी कोशिश करनी है। मैंने की कहना है कि जे ये फंक्शन ऑन टू हैगा तो इधरले हर एक एलीमेंट वास्ते इधर की होना चाहिए है, क्वेश्चन एग्जिस्ट करना चाहिए है, मतलब इधर एलीमेंट कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए जिसका मतलब जिसके लिए आंसर जिहड़ा किसी का आंसर ना बने। मान लो मैंने इधरों एक y एलीमेंट चक लिया, y एलीमेंट इस नैचुरल नंबर दे विचों ले लिया, मैंने कहता कि y कोई नैचुरल नंबर दे विचों एलीमेंट ले लिया।
ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਚਲੋ y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ x ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ x ਉਰੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ y ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਕਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, √2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। √2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ y ਚਲੋ ਕਿਸੇ x ਦਾ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ x ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ x ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ y ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ x ਇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ x ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ y ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ y ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ y ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ y ਕਿਸੇ x ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਨ ਟੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨ ਟੂ। ਤਾਂ y ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ y fx ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ y x² ਆ ਗਿਆ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, +-√y। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਲੈ ਲਓ, y ਲੈ ਲਓ 4, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਚਲੋ +2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ x = 2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਜੇ y 4 ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ y 3 ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ y ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, √3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ x ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਮਤਲਬ y ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਓਨ ਟੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਹੈ, 3 ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣੂਗਾ, √3 ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਬਟ √3 ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨ ਟੂ, ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਬਟ ਨੋਟ ਓਨ ਟੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ z to z ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਵਨ ਬਾਈ fx = x²। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ 1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਓਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਓਨ ਟੂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫਲੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਓਨ ਟੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ z ਹੈ ਤਾਂ z ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਣਗੇ। -1 ਵੀ ਪੁੱਟ ਹੋਏਗਾ, -1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 ਆਏਗਾ। 0 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0। 1 ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ, 0 ਦਾ ਆਨਸਰ 0। 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। -2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 4। 2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 4, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ -1 ਤੇ 1 ਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ, 2 ਕਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ, 2 ਕਿਸ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ 2 ਆਉਂਦਾ, √2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ 2 ਆਉਂਦਾ। ਬਟ √2 ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ √2 ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 3 ਹੈ, 3 ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ -1 ਹੈ, -1 ਕਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ -1 ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। -1 ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ -1 ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਆਇਓਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2, 3, 5, 6, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੈਟ Z2 ਲੈ ਕੇ Z ਹੈ,
मैंने की किया इधरों y ले लिया कोई z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y मैंने किसे इस z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ले लिया। ਹੁਣ मैं ये देखना चाहनी हाँ कि ये y इधर एक x एग्जिस्ट कर जाए जिसका ही आंसर बन जाए। ठीक है, हालांकि सानी एग्जाम्पल देख ली कि ये नहीं बनना हैगा, बट आपां ने देखण वास्ते ठीक है, बट आपां ने जब उसनू सोल्व करना है उन्होंने लिख के किसी अगे रिप्रजेंट करना है तो उस लिए तो यही तरीका चलेगा ना। तो तुसी y ले लिया कि z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एलीमेंट ले लिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ कि y किसी x ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ कि ਉਹ x ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, x² ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ, ਤਾਂ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, √y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। सेम पिछले पार्ट वांगू जे तुसी y कोई भी इंटीजर लो तो x हमेशा ही एक इंटीजर होएगा। जे इन पर्टिकुलर y आप -1 ले लिए तो साडे कोल x आयोटा आ गया, ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है ना। जे आप y2 ले लिए साडे कोल x √2 आ गया तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब कि जे y2 होया वो इधर कोई क्वेश्चन ही नहीं हैगा जिहदा वो आंसर बन जे। -1 ले लिए तो उधर कोई क्वेश्चन ही नहीं हैगा। हाँ जे तुसी कहोगे मैडम असीं y4 ले लिए तो हाँ बिल्कुल, तो उस टाइम साडे कोल x साडे कोल 2 आ जाएगा। उस टाइम साडे कोल जे आप y4 ले लिए उस टाइम साडे कोल x 2 आ जाएगा। बट अपने कोल इधर हर एक वास्ते एग्जिस्ट करना जरूरी है ना, हर एक y वास्ते सानू x मिलना चाहिए ना। सो दिस फंक्शन इज not onto, this function is neither 1 1 nor onto।